हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रेशियो के अगले क्लास में आ गए हैं। और इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे बहुत ही व्यापक और विस्तार रूप से अध्ययन किए थे। आज उसी विस्तार के रूप में आगे का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो कल भी मैंने कहा था हाथ कंगन तो आज से क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सबसे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, है ना। बाद में शेयर और जो है बेल आइकन भी दबा लीजिए अभी, ताकि मेरा जो है वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो कल जो प्रश्न हम लोग पढ़े थे उसी का मतलब कि जो है ये प्रश्न है, उसी टाइप का अंतिम टाइप का ये क्वेश्चन है दिया हुआ, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2500 है और पुरुषों की संख्या में 12% और महिलाओं की 12% की कमी और महिलाओं की संख्या में 10% की कमी हो जाने पर कुल जनसंख्या में 280 की कमी हो जाती है। तो कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है? तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले समझिए कि ये पुरुष है और ये जो है आपको महिला है। तो पुरुष है महिला है, तो पुरुष में 12% की कमी हुआ तो -12%। और ध्यान देंगे महिला में जो है 10% की कमी हुआ तो -10%। अब जरा अध्ययन करेंगे यहाँ से कि जो है हमको निकालना है पुरुषों की संख्या। तो कल भी बताए थे पुरुष की संख्या निकालना है, तो टोटल जो संख्या है, टोटल जनसंख्या है, उसको हम लोग महिला मान लेंगे। पुरुष की संख्या निकालना रहेगा तो संपूर्ण जनसंख्या को महिला की जनसंख्या मानेंगे। यानी जो जनसंख्या 2500 है इसको पूरा का पूरा हम महिला मान रहे हैं। ये 2500 हमारे पास में महिला है और 2500 का जो है 10% आपको बढ़ा, 10% कम हुआ। तो 10% कम हुआ यानी 10% कम हुआ तो कितना कम हुआ जरा सा देखिएगा, या 250 की कमी हो जाएगा, है ना। तो 250 की कमी ध्यान देंगे। और यहाँ पर कह रहा है 280 की कमी, है ना, ये 280 की कमी। तो ये दोनों में डिफरेंस जरा समझिएगा, ये 250 की कमी है और 280 की कमी है, ये दोनों में डिफरेंस कितना का होगा इसको समझना। तो ये दोनों में डिफरेंस हमारा 30 का आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये जो है हमारी संख्या तुरंत निकलेगा, ये डिफरेंस को भागा डिफरेंस से, ये डिफरेंस आया है आपको 30 का। और यहाँ पर जरा डिफरेंस देखिएगा, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं उसका डिफरेंस हमारा जो है समान प्रकार के संख्या का डिफरेंस घटा करके निकलता है। तो 12 और 10 का डिफरेंस जो है घटा करके 2 हो जाएगा, है ना। 12 और 10 को घटाएंगे तो इसका डिफरेंस 2 हो जाएगा, लेकिन 2% होगा। तो ये 2% का मतलब होता है 2/100, तो बटा वाला 100 फिर ऊपर जाएगा। 2% होता है, यहाँ पर 2% का अंतर हुआ तो 2% का परसेंट वाला 100 ऊपर जाएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा 100 से, अब कट करके जवाब हो जाएगा आपको 1500। तो ये निकल गया हमारे पास में पुरुष की संख्या निकल गया कितना, 1500। ये पुरुष पर टिक मारे थे इसलिए पुरुष की संख्या निकल गया 1500। ये अध्ययन आपको कल भी सिखाए थे, आज भी सिखाए हैं। नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन हम आज शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस चैप्टर में बहुत विविधता के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे आज का जो वीडियो है उसमें भी आपको अंत तक देखिएगा, बहुत आगे का प्रश्न भी इसमें बहुत अलग अलग तरह का विचित्र क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी कहता है कि एक व्यक्ति ने एक गाय, ध्यान दें, एक व्यक्ति ने एक गाय तथा एक बकरी को 2400 रुपया में खरीदा। ध्यान से समझिएगा, एक बकरी और एक गाय को 2400 रुपया में खरीदा। गाय को 20% लाभ पर तथा बकरी को जो है 10% हानि पर बेचा, तो उसे पूरे सौदे पर 300 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। उसने गाय को कितने में जो है खरीदा था ये निकालना। गाय को कितने में खरीदा था ये बताना है आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जो है आपको एक है गाय, है ना, और एक है बकरी, ध्यान से समझिएगा। गाय को जो बेचा वो 20% लाभ पर बेचा, ये प्लस 20% हुआ।
और बकरी को जो बेचा वो 10% हानि पर बेचा। ध्यान से समझिए। अब जरा कह रहा है पूरे सौदे में उसे 300 रुपया का जो है उसको लाभ प्राप्त हुआ। हमको निकालना है गाय का क्रय मूल्य। गाय को कितने में खरीदा था ये निकालना। अब देखिए गाय को खरीदा था, गाय का क्रय मूल्य निकालना है तो ये 2400 रुपया गाय बकरी। अब इसको 2400 को मानेंगे कि टोटल जो है 2400 रुपया में बकरी केवल खरीदाई, गाय नहीं खरीदाई, है ना। ये 2400 रुपया जो क्रय मूल्य है, ये 2400 रुपया किसका क्रय मूल्य मानेंगे, हमको संख्या निकालना है गाय का। तो ये 2400 जो क्रय मूल्य मानेंगे संपूर्ण क्रय मूल्य मान लेंगे कि संपूर्ण का संपूर्ण क्रय मूल्य जो है वो बकरी का, संपूर्ण का संपूर्ण कॉस्ट प्राइस जो है वो बकरी का है। तो ये बकरी का संपूर्ण कॉस्ट प्राइस हो गया 2400 रुपया और बकरी को 10% हानि पर बेचा गया। तो ये 10% हानि पर बेचा जाएगा तो जरा सा समझिएगा, कट जाएगा। तो ये 240 रुपया का हानि होगा, 240 रुपया हानि होगा। जरा समझिएगा 240 रुपया हानि होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है आपको पूरे सौदे में 300 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये दूसरा मामला है 300 रुपया लाभ। ध्यान से समझिएगा, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस जरा समझिएगा। प्रश्न में कह रहा है 300 रुपया लाभ और मेरा आया 2400 का 10% हानि, माइनस था नहीं, माइनस था, हानि था। तो ये 240 रुपया का हानि आया। अब प्रश्न में कह रहा है 300 रुपया का लाभ। अब 240 रुपया का हानि और 300 रुपया के लाभ में अंतर, एक हानि है एक लाभ है, तो डिफरेंस जोड़ के होता है। विपरीत प्रकार के पदों का अंतर जोड़ के निकलता है, समान प्रकार के पदों का अंतर घटा करके निकलता है। तो अभी डिफरेंस निकालेंगे, 240 रुपया हानि और 300 रुपया लाभ में अंतर। तो एगो हानि में है एगो लाभ में है, तो आपको जोड़ के अंतर निकलेगा। ध्यान से समझिएगा। तो 300 और 240 जोड़ के 500 कितना बन जाएगा, 40 का अंतर हुआ। और यहाँ पर अंतर निकालिएगा, ये प्लस 20% है, ये माइनस 10% है। तो यहाँ पर भी जो अंतर हो जाएगा आपको, यानी 20% लाभ और 10% हानि में अंतर याद विपरीत प्रकार का है, एक प्लस में है एक माइनस में। तो यहाँ भी डिफरेंस आपको जोड़ करके ही निकलेगा। विपरीत प्रकार के पदों का अंतर जोड़ करके और समान प्रकार के पदों का अंतर हमेशा घटा करके होता है। तो आपको यहाँ पर 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30%। अब परसेंट के कारण 30% का मतलब हो गया 30/100, तो बटा वाला 100 ऊपर गुना हो जाएगा। तो आपको जवाब जो मिल जाएगा आपको ये कट जाएगा 18 बार में। अभी देखिएगा आपको 18 बार में कटेगा तो 1800 रुपया आपको निकल गया, जो कि किस में लगा हुआ था, टिक लगाए थे हम गाय में। गाय का क्रय मूल्य निकल गया 1800 रुपया, है ना। तो आपका कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जिसकी संख्या निकालना रहता है संपूर्ण उसको नहीं मानते, संपूर्ण मान लेंगे दूसरे पक्ष को, ये दूसरा वाला को संपूर्ण निकालना मानते हैं। जब आपको पढ़ाए थे गाय की संख्या निकालना होता है तो तोता को संपूर्ण मान लेते थे। अब तोता के आपको जो है मुर्गी की संख्या निकालना रहता था तो गाय को संपूर्ण मान लेते थे, है ना। तोता के संपूर्ण संख्या निकालना रहता था, तोता की संख्या निकालना रहता था तो संपूर्ण संख्या को बाघ मान के बनाते थे। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम है। बकरी और मुर्गी वाला या गाय और मुर्गी वाला ही प्रश्न आपको काम दे रहा, उसी कंसेप्ट से ऐसा प्रश्न हल होगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपको इस तरह का, ये भी आपका बहुत अच्छा है। प्रभाकर ने एक टोपी और एक रुमाल को 600 रुपया में खरीदा। टोपी को 10% लाभ पर और रुमाल को, टोपी को 10% लाभ पर, सुधारिए थोड़ा, है ना। हाँ ठीक है। टोपी को 10% लाभ पर तथा रुमाल को जो है आपको 10% हानि पर बेचा तो उसे पूरे सौदे में 36 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। उसने रुमाल को कितने में जो है वो खरीदा था।
अब रुमाल का देखिएगा निकालना है, रुमाल का क्रय मूल्य। तो रुमाल का क्रय मूल्य आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। रुमाल का निकालना है तो ये 600 रुपया जो है ये शॉर्ट में बना सकते हैं इसको। जैसे रुमाल का निकालना है तो ये रुमाल का तो हमको निकालना है तो 600 रुपया हम किसको मानेंगे, रुमाल को कि टोपी को, टोपी को मानेंगे। तो टोपी पर हमारा 10% लाभ हो रहा है तो 10/100 लिख देंगे तो जवाब हो जाएगा कई रुपया, 60 रुपया लाभ हुआ है ना, प्लस 60 रुपया। अब देखिएगा यहाँ से 36 रुपया का लाभ दिखा रहा है, यानी प्लस 36 रुपया का लाभ दिखा रहा है। अंतर कितना का हो गया, अंतर हो जाएगा आपको 60 और 36 का अंतर दोनों पॉजिटिव है तो अंतर घटा के निकलेगा, है ना। तो 24 का अंतर हो गया। और 10% और लाभ और 10% हानि में अंतर 20% का होगा तो 20 से दे देंगे, यहाँ गुना कर देंगे तो मेरा 20% यानी 20/100, 100 ऊपर चला गया, 5 बार में कट जाएगा तो 24/25 से 120 रुपया का अंतर हो गया, आंसर निकल गया आपका। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में निकल जाता है। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो और डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये 600 रुपया किसका क्रय मूल्य मान लिया, हमको रुमाल का निकालना है ना, किसका निकालना है, रुमाल का। तो ये 600 रुपया जो क्रय मूल्य मान लेंगे वो हम मान लेंगे टोपी। तो टोपी का क्रय मूल्य 600 रुपया हुआ और टोपी को बेचा वो कई % लाभ पर, 10% लाभ पर। तो 600 का 10% यानी बिक गया 60 रुपया लाभ, लाभ मैंने पॉजिटिव। और पूरे सौदे में उसको हो रहा है 36 रुपया का लाभ। तो ये अंतर कितना का आ गया, है ना, अंतर हो गया आपको 24 का। और ये 10% लाभ, टोपी पर 10% लाभ, रुमाल पर 10% हानि। तो ये दोनों में अंतर हो गया 20% का, भागा 20% से देंगे तो 20 तो नीचे हो गया, परसेंट वाला ऊपर जाएगा, परसेंट में बटा 100 होता है ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ से कट करके कितना है 120 रुपया। आप और फटाफट बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। अभी देखिए घोड़ा का क्रय मूल्य निकालना, ध्यान से समझिएगा। घोड़ा का जब निकालना है तो घोड़ा का निकालना है तो ये 6000 रुपया जो क्रय मूल्य मानेंगे वो किसका क्रय मूल्य हो जाएगा, गाड़ी का। घोड़ा का निकालना रहेगा तो गाड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा, और गाड़ी का निकालना रहेगा तो घोड़ा का हो जाएगा। तो सिंपल थिंकिंग है। तो ये आपको जो है घोड़ा का निकालना है हमको, तो ये 6000 रुपया ये गाड़ी का क्रय मूल्य हो गया। और गाड़ी को जो है वो बेच रहा है कितना पर, 20% हानि पर। तो 20% हानि पर बेच रहा है, इसको माइनस लगा दिए हैं, अभी कट जाएगा, यानी माइनस 1200 रुपया होगी। 1200 रुपया का घाटा लगा। आप देखिएगा पूरे सौदे पर उसे 48 रुपया की हानि हुई, हानि की माइनस 48 रुपया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा जो है कितना होगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, समान प्रकार के संख्या का अंतर घटा के निकलेगा। 1200 में 48 चला जाएगा तो 1152 बचेगा, है ना, इन दोनों का डिफरेंस। और ये 12% लाभ और 20% हानि, 12% लाभ और 20% हानि है, वो लाभ है वो हानि है, तो अंतर जुट के निकलेगा। तो अंतर जुटेगा तो कई % हो जाएगा, 32%। और परसेंट वाला 100 का जो है ऊपर जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा, इससे कट जाएगा कि 2500 का 100 हो जाएगा, 800 का 32 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 2700 का टोटल से, गलत, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 3, 832, 832, 3644 से 3600 रुपया आंसर हो जाएगा। तो ये सब का कंप्लीटली अध्ययन आपको होना चाहिए, पूरा तरीका से ठीक ठाक रहना चाहिए, कैलकुलेशन भी आपका। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 2 घड़ियां हैं, कुल क्रय मूल्य इसका, दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य है 3000 रुपया। ध्यान से समझिए, दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य हमारा है 3000 रुपया। दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य 3000 रुपया है। पहली घड़ी को 15% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने पर पूरे सौदे पर न लाभ हुआ न क्या हुआ, हानि। जिस घड़ी को 10% हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है निकालना। तो 10% हानि वाला का क्रय मूल्य निकालना है तो सबको मान लेंगे कि ये जो क्रय मूल्य है 10% लाभ वाला का हो गया, है ना। 15% लाभ वाला का क्रय मूल्य हो जाएगा, संपूर्ण का संपूर्ण जो क्रय मूल्य हो जाएगा। 10% हानि वाला का क्रय मूल्य निकालना है
तो ये पूरा का पूरा जो राशि क्रय मूल्य है 15% लाभ पर बेचे गए घड़ी का हो गया। अब आपको ये 15% लाभ पर बिकेगा तो ये देखिएगा 15% लाभ 15/100 कटेगा तो 15 तिया 45 450 रुपया का लाभ हो जाएगा, है ना। आप जरा समझिएगा पूरे सौदे पर न लाभ हुआ न हानि हुआ, न लाभ न हानि का मतलब 0 रुपया, न लाभ न हानि का मतलब कितना रुपया 0 रुपया। तो ये 0 का डिफरेंस है, ये 0 के साथ डिफरेंस लेंगे 450 का 0 से डिफरेंस, न लाभ हुआ न हानि हुआ न फायदा हुआ न घाटा हुआ, मैंने कई रुपया लाभ हुआ 0 रुपया लाभ हुआ। अभी दोनों का डिफरेंस हमारा 450 और 0 का डिफरेंस 450 हो जाएगा। अब ये एक घड़ी 15% लाभ पर है, एक घड़ी 10% हानि पर, तो 15 और 10 जोड़ के 25 हो जाएगा। तो हमारा निकल गया जवाब गुना 100 से हो जाएगा। आपको यहाँ से कट जाएगा 25 से कम 25 और 25 ठीक है 200, 1800 रुपया आंसर हो जाएगा। अभी और देखेंगे ध्यान से, जो है अगला प्रश्न है, ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से बनता है ना। आप जो है 4200, 2 गायों को 4200 रुपया में खरीदा गया और एक गाय को 15% लाभ पर और दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचता है। इस व्यवसाय में न तो लाभ हुआ न ही क्या हुआ हानि हुआ, तो 15% लाभ पर बेचे गए गाय का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिए इसको। पहला बात समझना है कि हमको निकालना है 15% लाभ पर बेचे गए गाय का क्रय, 15% लाभ पर बेचे गए गाय का क्रय मूल्य हमको क्या करना है, निकालना। आप ध्यान से समझेंगे कि 15% लाभ पर बेचे गए गाय का क्रय मूल्य निकालना है, तो ये जो क्रय मूल्य मानेंगे ये 15% वाला निकालना, 10% हानि वाला क्रय मूल्य हो जाएगा। 15% पर निकालना है तो ये जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 10% हानि वाला का हो जाएगा। तो ये 4200 रुपया जो क्रय मूल्य है वो 10% हानि पर वाला का है, -10% का। आप देखिएगा यहाँ से कट जाएगा तो -420 रुपया हो जाएगा। और पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुआ का मतलब 0 रुपया हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना का निकल गया, 420 का। 0 से अंतर तो 420 है ना होगा, एगो माइनस में है एगो 0 में है, तो 0 जोड़ो या 0 घटा लो, कुछ करोगे तो 0 नहीं रहेगा। अब ये प्लस 10%, 15% लाभ और 10% हानि में अंतर, 15% लाभ और 10% हानि में अंतर, 15 और 10 25, तो 25% हुआ। परसेंट के लिए ऊपर में 100 से क्या होता है, गुना होता है। जवाब आपका निकल जाएगा 25 चौका 100 निकल जाएगा, 20 चौका 80, 4 चौका 80, 1680 रुपया आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसानी से बनता है, लेकिन थोड़ी समझ होनी चाहिए, उसको बनाने का जो है आदत होना चाहिए बनाने का। इस विधि को और भी विधियों से आप बना सकते हैं, बहुत सारा विधि है, अनुपात से भी बनता है और थोड़ा सा और विधि है, लेकिन आपको उस विधि को हम समझा रहे हैं जिस विधि से जो है आपको और सारे चैप्टर का भी प्रश्न हल हो जाए और एक ही तीर से 100 शिकार हो जाए। आप ऐसा रास्ता पकड़ें जो आपके मंजिल तक पहुंचा दे, है ना। इसीलिए कहते हैं सुपर फास्ट में अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो अलगला जाओगे। हर चीज के लिए अलग अलग नियम हो जाएगा। कान पकड़ो अलग नियम, माथा कलकला तो उसका अलग नियम हो जाएगा, आँख मुचौली का अलग नियम हो जाएगा, है ना। तो हर चीज का अलग अलग नियम होगा, यहाँ एक ही नियम से काम चल जाएगा, ऑथेंटिक और अनुभव वाला नियम से। तो ये सब ध्यान देना है, आपको ज्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको भाग 2 गुना करो विधि मैंने सिखाया, देखिएगा कि उस नियम का जो है पूरे गणित पर, पूरे अंक गणित पर प्रभाव पड़ेगा। ज्यामितियों में जाकर प्रभाव डाल देगा, अलजेब्रा भी डाल देगा, त्रिकोणमितियों में डाल देगा, मतलब कहीं आपको छोड़ने वाला नहीं। हर जगह वो आपको भाग 2 और गुणा करो विधि लागू होगा। वैसे ही कुत्ता और बिलाई वाला प्रश्न या मतलब कि गाय और मुर्गी वाला प्रश्न जो है, इस पैटर्न का जो प्रश्न आएगा, ये सारे पैटर्न है, ये पैटर्न पर बहुत सारा प्रश्न रहेगा। कोई एक चैप्टर नहीं बल्कि अनेकों चैप्टर पर जाके ही कवर कर लेगा। तो ये सब अध्ययन रखिएगा थोड़ा सा इसको, कि ज्यादा नहीं कुछ कम भी पढ़ेगा आदमी तो बहुत सारे चैप्टर को कवर कर लेगा। अभी देखिएगा ये प्रश्न है कि एक आदमी ने 2 घोड़े 8000 रुपया में खरीदा और एक पर घोड़े पर 25% लाभ हुआ और दूसरे घोड़े पर 15% का क्या हुआ, हानि पर बेच दिया।
परंतु इस व्यवसाय में न लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, तो दूसरे घोड़े का मतलब कि क्रय मूल्य क्या है। तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य मान लेंगे सबका सब पहलौका घोड़ा का क्रय मूल्य हो जाएगा। पहलौका बिका था 25% लाभ पर, दूसरा है 15% हानि पर। तो ये हमको दूसरे का निकालना है, तो ये 8,000 रुपया जो क्रय मूल्य मान लेंगे, ये संपूर्ण क्रय मूल्य किसका मान लेंगे, पहलौका घोड़ा। और पहलौका घोड़ा को बेचा गया कई परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर। ये 25 बटे मेरा 100 हो जाएगा, है ना। लाभ पर बेचा गया तो कट जाएगा 25 8 200 यानी प्लस 2000 रुपया हो गया, 2000 रुपया लाभ। आप जरा सा आइएगा, 2000 रुपया लाभ हो रहा है इस सौदे में, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, ना लाभ ना हानि का मतलब कितना 0 रुपया। और 0 रुपया से 2000 रुपया का अंतर कितना का हो जाएगा, 2000 का। और जरा इधर परसेंटेज में अंतर, 25% लाभ और 15% हानि में अंतर। तो 25% लाभ और 15% हानि है, तो इसमें अंतर 25 और 15 जोड़ के 40, है ना। 40%, तो परसेंट में बटा में आता है 100, तो 100 यहाँ जाके गुना हो जाएगा। अब आपको यहाँ से कट जाएगा 40 पचे के 200, तो जवाब आपका पक्का निकल गया कितना रुपया, 5000 रुपया। तो ये आपको अध्ययन होना चाहिए, बहुत ही सटीक तरीका से एक प्रश्न हल होता है, बहुत एकदम प्रभावी नियम है सब। अभी देखिएगा नेक्स्ट टाइप है जो आपको आ गया, है ना, साधारण ब्याज में आ गया, यही कंसेप्ट है ना, सेम कंसेप्ट आ गया, साधारण ब्याज के चैप्टर में ही आ गया। गाय और मुर्गी वाला कंसेप्ट साधारण ब्याज के चैप्टर में आ गया। तो ये सब आपको देखिएगा, ये सब ज्ञान का आधार है। ये सब सीखने के बाद में आपको जो है बहुत गणित तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन लड़का कभी पढ़ा नहीं, इसलिए उसको बेचारा को बहुत दिक्कत होते रहता है। तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पर संजीदगी के साथ पढ़िएगा पूरा एकदम, मतलब कि ध्यान पूर्वक, तो आपको कभी दिक्कत होने वाला है। अभी ध्यान से समझिएगा। कहता एक व्यक्ति के पास में 10,000 रुपया थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर और शेष धन को जो है 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 940 रुपया प्राप्त हो, तो जो है 10% दर पर कितना धन उधार दिया। हमको निकालना है किस दर, 10% के दर पर कितना धन क्या किया, उधार दिया। तो ध्यान देंगे 10% दर पर हमको निकालना है, तो ये संपूर्ण राशि को किस दर पर लगा देंगे। ये दो दर पर लगाया गया है, 9% दर पर, एक 10% दर पर। हमको 10% पर उधार दिया गया राशि निकालना है, तो मान लेंगे हम लोग कि 10% दर पर निकालना है, तो संपूर्ण राशि को कितना परसेंट पर लगा दिया, 9% पर। और संपूर्ण राशि है देखिए 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया को 9% ब्याज पर लगाएगा, तो इसका 9% कितना ब्याज आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 900 रुपया प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये मेरा ब्याज प्राप्त हो गया, संपूर्ण राशि पर ब्याज मेरा हो गया 900 रुपया प्राप्त, लेकिन प्रश्न में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वह कितना हो रहा है, 940 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, ये दोनों का डिफरेंस जो है आ गया आपको, ये दोनों का डिफरेंस हमारा आ गया, घटाइए जो है, तो ये 40 रुपया का डिफरेंस आ गया। ध्यान से समझिए, अगर एक लाइन में सारा जवाब निकलता पूरा का पूरा। ये 40 रुपया का डिफरेंस आ गया। आइए जरा डिफरेंस देखिए, 9% का रेट है और ये है 10% का रेट, तो 9% और 10% में अंतर 1% का हो। 1% का मतलब 1/100, 1% का मतलब 1/100, तो बटा वाला 100 ऊपर जाएगा, 1% बस परसेंटेज के कारण 100 से गुना हो जाता है। अभी जवाब हो जाएगा कितना रुपया, 4,000 रुपया आंसर हो गया। तो बहुत फटाक से आंसर निकलता है, एकदम धड़ल्ले से। जब तक दुश्मन सोचेगा तब तक यहाँ से स्ट्राइकर धर जाएगा और मिसाइल जाके गिर जाएगा। और ध्यान रखो इसको बढ़िया से, खाली समझदारी आपको आनी चाहिए, समझदारी आ गया तो प्रश्न हल होने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
कहता एक व्यक्ति के पास में 15,000 रुपया थे, इसमें से उसने जो है कुछ धन को 10% वार्षिक दर पर और शेष धन को जो है 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से ब्याज लगाया। अब यदि इसने कुल वार्षिक ब्याज 1020 रुपया प्राप्त किया है तो आपको 8% के दर पर कितना धन को उधार लगाया ये निकालना। तो 8% के दर पर निकालना है ना, 8% के दर पर निकालना है। ये संपूर्ण राशि को लगा दिया कै परसेंट पर, 6% पर। 6% पर टोटल राशि को लगाया, यही मानते हैं। टोटल को मानेंगे कै परसेंट रेट पर, 6% पर। ये टोटल हमारा हो गया 15,000 रुपया। अब 15,000 का 6% ब्याज मिलेगा। 15,000 का कै परसेंट ब्याज मिलेगा, 6% ब्याज मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ 15,000 का 6% कैसे हो जाएगा, 900 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन प्रश्न में हमारा कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, प्रश्न में ब्याज प्राप्त हो रहा है 10 कै रुपया, 20 रुपया प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 120 रुपया का हो जाएगा। और 120 रेट में डिफरेंस, एगो है रेट कै परसेंट, 8% है, एगो है 6%। तो रेट में डिफरेंस हो गया 8% और 6% का डिफरेंस हो गया 2%। तो यहाँ पर 2% यानी 2/100, तो बटा वाला 100 चला जाएगा ऊपर। आपका जवाब निकल गया है ना, आपका 60 बार में कट जाएगा तो 6,000 रुपया आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता हो गया 8% दर पर लगाया गया राशि का कितना हो गया, 6,000 रुपया निकल गया। तो बहुत ही सिंपल और आसानी से निकलता है। ध्यान देंगे यहाँ से जो है ये अगला क्वेश्चन आ गया है ना। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एक जो है व्यक्ति के पास में 12,000 रुपया थे और इसमें से कुछ धन को 5% वार्षिक दर पर और शेष धन को जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। और यदि इनसे कुल वार्षिक आय 800, आय माने ब्याज होता है, वार्षिक आय 870 रुपया प्राप्त हुआ है तो 5% के दर पर कितना राशि उधार दिया ये निकालना। तो 5% पर निकालना है। 12,000 रुपया की राशि है जिसको 2 रेट पर लगाया है, लेकिन हमको जो राशि निकालना है वो 5% पर। ये 12,000 रुपया संपूर्ण राशि को मान लेंगे हम जो है 8%, 5% पर निकालना रहेगा तो संपूर्ण राशि को मान लेंगे किस पर, 8% पर। संपूर्ण राशि हमारा 12,000 रुपया है और ये 12,000 रुपया को 8% पर ब्याज निकाल देंगे तो 8/100 कट करके हो जाएगा 12/96 यानी 960 रुपया। यहाँ प्रश्न में जो ब्याज आ रहा है, आ रहा है वह है 800 कितना 70 रुपया। अब इन दोनों का डिफरेंस जरा सा देखिएगा, है ना, 60 30 90 रुपया का डिफरेंस हो जाएगा। और ये 90 का डिफरेंस हो गया, ध्यान से समझिए। और यहाँ है 5% वार्षिक ब्याज और 8% वार्षिक ब्याज। तो 5% और 8% में अंतर कितना का हो गया, 3% का। तो 3 और परसेंट के लिए ऊपर में 100 आ जाएगा, 30 बार में कट जाएगा तो 30 पर 2 शून्य आ जाएगा। तो जवाब आपका 3,000 रुपया निकल गया। यानी 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया राशि कितना हो गया, 3,000 रुपया। तो बहुत ही सिंपल, बेहद आसान तरीका, समझदारी आपको आनी चाहिए। अभी देखिएगा यहाँ से जो है अभी समझिएगा 12,000 रुपया में से कुछ धन जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष धन को जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। और 2 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष नहीं है, यहाँ पर दिया 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 2592 रुपया है। तो आपको 10% की दर पर कितना राशि उधार दिया गया। तो ये 10% पर निकालना है। तो संपूर्ण राशि जो है 12,000 रुपया उसको मानेंगे कै परसेंट पर, 12% पर। तो ध्यान दीजिएगा ये 12,000 रुपया संपूर्ण राशि है और इसको मान लिया 12% वार्षिक दर पर लगाया। वार्षिक दर ये कट जाएगा, बराबर है 14 से 1440 रुपया वार्षिक ब्याज निकला। वार्षिक मतलब 1 वर्ष का। ये 12,000 रुपया 12% वार्षिक दर पर लगा, 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर लगा तो 1 वर्ष का ब्याज निकला है 1400 कितना रुपया, 40 रुपया। आपको दिया हुआ 2 वर्ष का अंत में ब्याज है इतना रुपया, यानी ये जो ब्याज है वो 2 वर्षों का है।
तो 2 बरस का ब्याज 2500 कितना है 92 रुपया। ये 2 बरस का ब्याज है, इसको 2 से भाग दे देंगे तब 1 बरस का होगा, है ना। ये 2592 रुपया 2 बरस का ब्याज है, ये है 1 बरस का, ये है 2 बरस का, तो गड़बड़ा जाएगा। ये 1440 1 बरस का निकला, ये है 2 बरस का, तो अंतर गड़बड़ा जाएगा। एगो 1 बरस का, एगो 2 बरस का, ऐसा अंतर नहीं लेंगे, समान समय का ब्याज होना चाहिए। अब इसको जो है 2 बरस का ब्याज हुआ 2592 रुपया, तो 1 बरस का ब्याज कितना होगा 2 से भाग पड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपको 12 दूनी के 24, है ना, 9 दूनी के 18 और 6 दूनी के 12, तो 1296 रुपया हो जाएगा। अब इन दोनों में अंतर जरा देखिए, 1440 और 1296, तो 1300, 140 और 4 144 रुपया का अंतर हुआ। ध्यान से समझिएगा, 4 जोड़ देंगे तो इसमें तो 1300 बन जाएगा, आपके 40 तो 140 हो जाएगा, है ना। तो 4 और 140 मिला तो 144 का अंतर आ गया, दोनों का डिफरेंस 144 हो गया। और इधर देखिएगा डिफरेंस परसेंटेज में, एगो है 10%, एगो है 12%, तो 2% से भागा पड़ेगा, यानी मतलब 2/100 से भागा पड़ेगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब आपको ये कट करके जवाब निकल गया, 72 बाद में कटेगा, ये 7200 रुपया आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से निकलता है, बहुत सिंपल तरीका से, आपको इससे इजी मेथड नहीं होता, इतना हमको विश्वास है। लेकिन लोग नहीं बनाते हैं इस मेथड का, या दूसरे मेथड से बनाते हैं, तो दुगना समय, दुगना परिश्रम, दुगना मेहनत, दुगनी परेशानी, दुगनी फजीहत, है ना। इस जन्म में नहीं नौकरी लगेगा, दुगना जन्म लेना पड़ेगा तब तो नौकरी होगी। ये सब समझ बुझ लेना, टेक्निक से आप दूर नहीं जा सकते हैं। ज्ञान और टेक्निक को आपको लेना ही पड़ेगा और अध्ययन करना ही पड़ेगा और बढ़िया से सीखना ही पड़ेगा। यदि आप पिछड़ गए या सीखने में आप ज़्यादा समझ गए कि हम बहुत काबिल हैं, हमको बहुत कुछ आता है, तो बहुत पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान वही चढ़ता है जहाँ पर जमीन नीचा होता है। झुक जाओगे तो ज्ञान उधर ढलक जाएगा पानी की तरह, है ना। और ज़्यादा तरखा पर चढ़ जाओगे कि हम तो बहुत काबिल हैं, बहुत जानते हैं, बहुत नॉलेज है, तब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो तुमसे ज़्यादा पढ़ जाएगा दूसरा कोई, तब तो तुम नीचे हो ही जाओगे, है। तुम्हें वो पढ़ने वाला थोड़ी है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ जाएगा तो तुम क्या ज़्यादा हो। अरे 6 फीट कुछ पढ़ा तुम ऊँचाई तक ले, और समझ गया कि 2 फीटवा से हम ऊँचा, है ना। अब 15 फीट कोई पढ़ गया तुमसे, ज़्यादा ऊँचा पढ़ गया है, तो 15 फीट वाला तो तुम नीचा हो जाएगा। तो अध्ययन करो, इसकी कोई सीमा नहीं रहती है पढ़ाई की। एक व्यक्ति ने जो है 7,000 रुपया में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर और शेष धन 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। 5 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज 1600 रुपया मिला हो तो 6% वार्षिक दर पर कितना रुपया उधार दिया था, ये निकालना। तो आपको 6% दर पर कितना रुपया उधार दिया ये निकालना है। तो हम संपूर्ण राशि 7,000 को मान लेंगे उधार दिया था किस पर, 6% पर निकालना है, तो मान लेंगे 4% पर दे दिया। तो ये 7,000 राशि है, जो ये 7,000 रुपये की राशि जो है इसको दे दिया उधार 4% वार्षिक है। अब यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, 7 चौक 28, 280 रुपया ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर 5 वर्ष का जो है कुल ब्याज है आपको कितना, आपको 1600 रुपया। तो 5 वर्ष का है, ये निकला कितना वार्षिक, क्योंकि 4% वार्षिक दर है, तो ये तो 280 रुपया 1 साल का हुआ। ये दिया हुआ 5 वर्ष का ब्याज 1600 रुपया है, तो इसको भी 1 वर्ष का बना लेंगे, तो 1600 बटे 5 करेंगे तो 320 रुपया हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर है ना, इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे 320 और 280 का, तो 20 40 रुपया का अंतर हो जाएगा। आप परसेंट में अंतर देखिएगा, एगो है 6% है, एगो है 4%, तो अंतर हो गया कै परसेंट का, 2% का। 2 से भागा दे देंगे और जवाब आपका निकल जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 2000 रुपया का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से निकलता है, बेहद आसान तरीका है, ये सब अध्ययन करना है, आपको सीखना है। अभी देखिएगा ये भी प्रश्न है, एक व्यक्ति 12,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार दिए, उसमें जो है कुछ धन 8% पर और शेष धन 10% पर उधार दिए, है ना।
5 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 5200 रुपया मिला है, तो 10% दर पर कितना रुपया उधार दिया। हमको निकालना 10% दर पर, ध्यान से समझिए। तो 10% दर पर निकालना है हमको, तो हम मानेंगे कितना, 12,000 रुपया को लगाया कै परसेंट पर, 8% पर। ये 12,000 रुपया है और इसको 8% पर लगा देगा, तो ये देखिए कट जाएगा, तो 12 8 96 960 रुपया वार्षिक निकला, 1 साल का ब्याज निकला। और ये 5200 रुपया 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ, 5 वर्ष का ब्याज है कितना, 5200 रुपया। तो 1 वर्ष का हो जाएगा कितना, 5200 बटा कितना 5, तो ये हो जाएगा 1040 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज 1040 रुपया हो गया। अब इन दोनों में अंतर 1040 और 960, 40 है 40 में 80 रुपया, ये अंतर 80 का आ गया। अब जरा सा देखिएगा कि आपको जो है परसेंटेज में अंतर कितना का, 8% है और 10% है, तो अंतर हो गया 2% का। तो 2% माने 2 बटा 100, बटा वाला 100 ऊपर जाएगा, तो आपका कट करके जवाब आपको 4000 रुपया हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से निकलता है और फटाफट निकलता है, बनाने आना चाहिए उसको, है ना। अब समझ जाओ कि जो है लाठा कुड़ी का युग नहीं है, बैलगाड़ी का युग नहीं है, लैपटॉप और 4G 5G और स्मार्टफोन, है ना, ये सब बहुत आगे युग हो गया है, उसके हिसाब से अध्ययन आपका होना है ना। बाबा राज के पढ़ाई से काम चलने वाला इस राज में नहीं है, आधुनिक युग आ गया है। ध्यान देंगे यहाँ से जो है, एक व्यक्ति 2550 रुपया में से कुछ धन 5% दर पर और शेष धन 8% दर पर उधार दिया। 3 वर्ष के बाद में कुल ब्याज 459 रुपया मिल रहा है, तो 8% दर पर कितना रुपया उधार लगाया। देखिए 8% दर पर निकालना है, तो संपूर्ण राशि को हम मान लेंगे 5% पर, तो संपूर्ण राशि 2500 कितना है, 2550 रुपया। इसको 5% पर कितना बटे 100 हो जाएगा, एक शून्य तो कट जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, है ना। और 25 5 125 और 2 127 हो जाएगा। जवाब हो गया 127 रुपया 50 पैसा। अब जरा इतना रुपया आया, और जो है आपको ये कह रहा है 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज जो है 45,459 रुपया। ये 3 साल का है, तो 1 साल का कितना बनेगा, इसको निकालना है, 3 से भागा पड़ जाएगा, 15 तिया 45 और 3 तिया 9, 153 रुपया आ गया। तो 153 और इसमें अंतर कितना का आएगा, 50 में 50 जाएगा, तो 0.50 बचेगा। अब ये 12 है, 12 में से 7 गया तो 5 बच गया, और अब ये 14 है, और 14 में से 12 गया तो 2 बच गया। और इसको भागा कितना से, इसको भागा देंगे हम जो है, एक है परसेंटेज 5% और एक है परसेंटेज 8%, तो 5% और 8% का अंतर कितना हो गया, 3%, तो 3 और परसेंट ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 8 तिया 24 और 5 तिया 15, ये जो शून्य हो जाएगा, तो 850 रुपया आंसर हो जाएगा, है ना। 8 तिया के 24, है ना, और जो है 1 पर 5 15 होगा, तो 3 5 के 15, एक शून्य आएगा, तो 850 रुपया उसने उधार दिया था। ध्यान दीजिए, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग को बेसिक कंसेप्ट का भी अध्ययन करना है अनुपात में, जो कि हम लोग किए भी थे। थोड़ा सा आगे बढ़िए और थोड़ा सा डीप अध्ययन की ओर हम लोग जाएंगे। इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन है अनुपातों को मिलाना। दो अनुपातों को मिलाने के लिए जो है नियम क्या क्या है, इसका अध्ययन करना है। तो पहला बात समझिए कि दो अनुपात को हम लोग कैसे मिलाते हैं, इसका प्रक्रिया और मेथड क्या। तो पहला बात समझिए, दो अनुपात तभी मिलेंगे जब उनमें जैसे दो अनुपात रहेंगे, तो 2 पद पहला अनुपात में, 2 पद दूसरे अनुपात में, तो 4 पद होता है। तो 4 पद में 1 पद कॉमन होता है। यदि कॉमन पद नहीं रहेंगे तो दो अनुपातों को मिलाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये अनुपात B है बराबर 4:5 है, और C अनुपात D है बराबर 3:7। तो इसमें A और B है, और इसमें जो है C और D है। इन दोनों को मिलाना है, ये कभी मिलने वाले नहीं है, है ना। दो खानदानों को मिलाने के लिए दूल्हा दुल्हन होना चाहिए। ध्यान रखिए, एक तरफ का दूल्हा एक तरफ का दुल्हन मिलता है, तभी ना जो है सब दोनों खानदान में रिश्ता होता है।
तो यहाँ पर जो है दोनों डिसज्वाइंट हैं, कोई आधार नहीं है कि पहले अनुपात को दूसरे से मिल जाएगा, दूसरा अनुपात पहले से मिलेगा। इसको किसी भी तरीके से आप कहेगा कि ए बी सी डी आप बताइए, ए बी सी और डी बताइए, ये इसका मान नहीं निकलेगा, ज्ञात करना असंभव हो जाएगा, इसका मान किसी भी स्थिति में नहीं निकलेगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन पद उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज़ है आपको अध्ययन करना है, ये नहीं निकल पाएगा। और रह गया बात की ठीक है निकलेगा कैसे, तो कॉमन होना जरूरी है। जैसे ए अनुपात बी है बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी है बराबर 3:2 है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए बी इसमें भी है, पहला अनुपात में भी बी है और दूसरा अनुपात में भी बी है, एक पद कॉमन हो गया तो निकल जाएगा। दोनों को मिला सकते हैं, दोनों को मिलाएंगे ए बी सी का मान निकल जाएगा, है ना। आपको ऐसा रहेगा मान लीजिए कि आपको बी अनुपात सी नहीं रहे, ए अनुपात सी रहेगा, तब भी मिल जाएगा। ये कॉमन हो गया, ये इसमें है और ये इसमें है, ये दोनों अनुपातों में है। किसी एक के कॉमन हो जाने पर जो है आपको ए बी सी का मान क्या होगा, निकल जाएगा। यानी दोनों को ज्वाइंट हो सकता है, दोनों को एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन मिलाने का शर्त यही है कि कॉमन पद का होना अनिवार्य है। एक बात पता चल गया आपको। दूसरा बात जानना है इसमें क्या चीज की, ठीक है एक हो गया सिस्टमेटिक क्रमानुसार और एक हो गया वज्राया हुआ जंबल जिसको कहते जैसे तैसे। जंबल है माने जैसे तैसे वज्रा, दो तरीका का मिलान हो गया। एक हो गया ए के बाद बी आया, ए बी को मिलाया 3:4, फिर बी और सी को मिलाया, है ना 2:5। अब ये देखिएगा ए के बाद बी और बी के बाद सी क्रम से आया, इसको कैसे मिलाना है, क्रमानुसार वाला पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, है ना, फिर हम लोग वज्रावल वाला भी अध्ययन कर लेते हैं, है ना पूरा जंबल। अब जैसे जंबल कैसे रहेगा, पहले लिख देगा बी अनुपात सी, पहले लिख देगा बी अनुपात ए बराबर 5:3 और फिर लिख देगा सी अनुपात ए बराबर 3:5। अब ऐसे लिख दिया तो न यहाँ क्रम है न यहाँ क्रम है, ए के बाद बी होता था, यहाँ सी के बाद बी होता, बी के बाद सी होता था, ये कोई क्रम में लिखा हुआ नहीं। फिर भी ऐसे प्रश्न में मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये कॉमन है, तो दोनों अनुपातों में कॉमन रहने के कारण दोनों को ज्वाइंट किया जा सकता है ना। एक का दूल्हा दूसरे की दुल्हन, एक खानदान का दूल्हा दूसरे खानदान की दुल्हन यदि मिल जाएंगे तो आप में से पूरा खानदान क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। तो सोचो यहाँ पर एक तरफ के दूल्हा रहेगा एक तरफ के दुल्हन रहेगा, यदि दोनों मिल जाएंगे तो दोनों खानदान भी आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। चाहे तो वज्राव रहे और चाहे तो सीधा रहे, चाहे तो एगो बदमाश खानदान रहे चाहे तो एगो इंसान खानदान रहे, मिलना ही पड़ेगा। तो ये अध्ययन है आपको कि आपको वज्राव रहे चाहे सीधा रहे आपको मिल नहीं मिलना, तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए। मिडिल पद शर्त है इसका, मध्य पद शर्त है, तो मध्य पद यदि है तो दो अनुपात जरूर मिलेंगे, है ना। आप देखिएगा पहले जो अध्ययन करेंगे हम लोग सिस्टमेटिक वे का कि क्रमानुसार जब रहेगा तब उसको कैसे मिलाते हैं। तो देखिएगा जब ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, तो ये यहाँ से चलिएगा 2 को गुना करेंगे 3 में, कितना आया, द्वितीय के 6, फिर 2 गुना होगा 4 में, तो 2 चौका 8, 2 से गुना करना, 2 से गुना 3 में द्वितीय 6, 2 से गुना 4 में तो 2 चौका 8। अब फिर लास्ट और लास्ट, ये कंसेप्ट समझिएगा, लास्ट इसका लास्ट पद और इसका लास्ट पद को गुना करना, 2 से सभी पदों में गुना करना, 2 से 3 में, 2 से 4 में, तो खत्म हो गया। 2 से सभी पदों में, पहला वाला अनुपात के सभी पदों में गुना करना है और फिर लास्ट को गुना करना है, इससे आपका क्रम बन जाएगा। बहुत आसान विधि है, सबसे सरल यही है, बहुत तरीका आप देखे होंगे लेकिन सबसे सरल यही है, 2 को सब में गुना करना और फिर लास्ट गुना करना, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए 2 को यानी सब में गुना कर दो, है ना, और फिर लास्ट गुना कर दीजिएगा, जवाब हो जाएगा। कंसेप्ट यही है। अब आपको यहाँ से देखिएगा इस जो पहला पद जो भी है, यहाँ पर पहला पद जो भी है उसको इस सब में गुना कर देना, फिर लास्ट को गुना करना, यानी दूसरे अनुपात के पहले पद को पहले अनुपात के सभी पदों में गुना करेंगे और लास्ट दोनों के लास्ट पदों को गुना करेंगे।
तो 2 को गुना 3 से तो 6 आया, 2 को गुना 4 से तो 8 आया, और 4 और 5 लास्ट है दोनों का, तो 4 बचे के 20 हो जाएगा। अब इसको सरल कर सकते हैं, और जैसे 6 8 20 आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बताया भी गया था कि इसके हर एक पद में 2 से भाग लग जाएगा, तो लगा दीजिए, हर एक पद में 2 से भागा लगाइए, एक पद में नहीं, हर एक पद में लगाना होगा। किसी एक में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, हर एक पद में 2 से भागा लग जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये जवाब हो जाएगा आपका। तो इस तरीका से मिला सकते हैं। अभी आप ध्यान देंगे कि यहाँ से जो पहला ये जो प्रश्न हमारा था ऊपर वाला, इसमें भी बहुत आसानी से देखिए मिल जाएगा, है ना। अभी समझिएगा, यहाँ से 5 a के बाद b है और b के बाद c, तो 5 गुना हो जाएगा किसमें, 3 में। ध्यान से सुनिए, 5 गुना हो जाएगा 3 में, तो ये 5 किया के 15, फिर 5 गुना हो जाएगा 4 में, तो 5 चौका 20, फिर लास्ट गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा 4 में, तो 6 चौका 24, आंसर निकल गया। इतना सरल जवाब निकलता है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से जवाब निकलता है, इतना आसानी से निकलता है कि कुछ कहने का नहीं। तो पूरा जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, पूरे तरीका से आपका बहुत ही सरल और सिंपल जवाब है। अभी आप देखिएगा, यहाँ से a के बाद b है, b के बाद c है, a b c निकालना, तो आपका 4 गुना हो जाएगा 4 दूनी के 8, a b c, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 किया के 12, फिर लास्ट गुना करिए, लास्ट इसका लास्ट है, इसका लास्ट गुना कर दीजिएगा, तो 3 पछे के 15, जवाब हो गया। 8 12 और कितना हो गया 15। तो इससे सरल कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बेहद आसान तरीका है, समझना है। आप तो पढ़े होंगे बहुत तरीका से, लेकिन ये तरीका हमारा स्पेशल तरीका है, जो कि कर्मानुसार की स्थिति में हम लोग यूज करते हैं इसको। जब एक के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, तभी हमेशा क्रम से रहेगा, तो हमेशा लागू होगा। फिर आएगा तो जंबल वाला में तो उसका भी नियम हम बताएंगे। ये है 4, तो 4 बचे के 20, ध्यान से समझिएगा। फिर 4 किया के 12, फिर लास्ट 4 बचे, 3 बचे 15, 3 गुना होगा 5 में, इसका लास्ट और इसका वाला लास्ट, 3 बचे के 15, 20 12 15 आंसर हो गया। ये सब अध्ययन आपको होना है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए बन जाता है, सारा प्रश्न बन जाता है ना। नेक्स्ट देखिए धनाधन बनते जाएगा, आप मौखिक बना सकते हैं, 2 चौका 8 डायरेक्ट, फिर 2 पचे 10, है ना, और फिर 5 किया के 15, तो 8 10 15 फटाफट मतलब बन सकता, ताकत आ जाएगा शरीर दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये 3 गो रहे चाहे कुछ रहे, 4 गो कुछ रहे, कोई दिक्कत नहीं, कर्मानुसार होना चाहिए, आप मूल के काम करना। ए बी सी है, 80 के बाद क्या है डी, ए बी सी हो गया, 80 के बाद डी हो गया, तो आपको कर्मानुसार है, कोई दिक्कत नहीं। 4 किया के 12, 4 चौका 16, फिर 4 से 4 बचे 20, है ना। अब क्या होगा, लास्ट और लास्ट, इसका लास्ट 5 और इसका लास्ट भी 5, 5 बचे 25, है ना, 5 बचे 25। ये जवाब हो गया आपको 12 16 20 और 25। तो जो लोग कर्मानुसार जानते हैं जवाब निकालना, जवाब बहुत ही आसानी से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये प्रश्न है, फटाफट बन जाएगा। ए बी सी क्रम से है, सी में अंक हुआ, और सी डी ई क्रम से है, जिसमें अंक होता है, जैसे ए बी सी पर अंक हुआ, इसी से शुरू हुआ, लगातार है, ये कोई दिक्कत नहीं, वैसी करना है ना। अभी देखिएगा, ये 4 है, ये 4 से सब में गुना हो जाएगा, 4 बचे 4 दूनी 8, फिर ई 4 से आइए, ई 4 से इस 4 में, 4 चौका 16, फिर यहाँ इसी 4 से गुना हो जाएगा, इसमें 4 किया के 12 हो गया इधर से। अब यहाँ से चलिएगा, अब इसका अंतिम पद जो है आपको गुना होगा, ये वाला सेकेंड वाला अंदर, है ना, तो 3 किया के 9, फिर आपको अंतिम पद गुना हो जाएगा इसमें जाके, 3 दूनी के 6, लास्ट में गुना होता है, इसका लास्ट पद आप इसमें तब नहीं होगा, इससे लास्ट से होगा, तो आपको 3 किया के 9, 3 दूनी के 6। जब आप देखिएगा 2 से इसमें भागा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लगेगा,
तो 3 गो में तो 4 गो में लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो आपको ये जवाब हो गया 8, 16, 12, 9 और कितना 6। तो जवाब निकाल गया, ए बी सी डी का निकल गया। आप देखिएगा अगला प्रश्न है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, क्रमानुसार है, ए बी सी निकालना है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ से 2 विधि है इसका निकालने का। जैसे यहाँ पर समझिएगा कि कॉमन पद बराबर है, जरा सा समझिए और सॉल्व हो जाएगा। जैसे b का मान 4 हुआ, जिसमें अंत हुआ उसी से शुरू हुआ। देखिएगा यहाँ से b का मान 4 हुआ, b का मान यहाँ भी 4 ही होगा। कॉमन पद का मान बराबर है, b का मान यहाँ भी 4, b का मान यहाँ भी 4 है ना। मतलब क्रमानुसार रहे और जिससे अंत हुआ है उसी से शुरू हुआ। 4 से अंत हुआ, 4 से शुरू हुआ, कर्मानुसार हुआ। कर्मानुसार रहेगा, ए के बाद बी और बी के बाद सी, कर्मानुसार। और जिससे शुरू हुआ उसी से यहाँ, जिससे अंत हुआ उसी से यहाँ क्या हुआ, शुरू हुआ। तो समझ जाओ कि वैसे ही रख देना, ए बी सी सीधा रख देना, ए बी सी। तो ए के लिए 3 और बी के लिए 4, बी के लिए 4 और सी के लिए 5। ऐसा कब रखा जाएगा, एकदम सेम टू सेम रखा जाएगा कब, जब आपको ये कॉमन पद का मान पहले अनुपात में और कॉमन पद का मान दूसरे अनुपात में क्या हो, समान। कॉमन पद दोनों में कौन है, बी में है, बी कॉमन पद है, बी इसमें भी है और उसमें भी है। बी का मान यहाँ भी 4 है, बी का मान यहाँ भी 4 है। तो कॉमन पद का मान जब बराबर रहेगा दोनों में तो ऐसे ही रख दोगे, जवाब हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न है 4 से, ए के बाद बी के बाद सी, 4 4 में है। 4 से आंसर हुआ, 4 से शुरू हुआ, तो ए के लिए 1 आ जाएगा, बी के लिए 4 आ जाएगा और सी के लिए 5 आ जाएगा, यानी 1 4 5 आंसर। बहुत सिंपल जवाब। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए बी बी सी कॉमन है, 6 में अंत का 6 में शुरू हुआ, तो ए के लिए कौन आएगा, 5 आएगा, बी के लिए कौन आएगा, 6 आएगा और सी के लिए कौन आएगा, 11 आएगा। ये सब मिलाने आपको जानना चाहिए। अभी आपको देखिएगा कि 5 में अंत हुआ, 5 में शुरू हुआ, ए के बाद बी के बाद सी कर्मानुसार है। तो आपको कर्मानुसार की स्थिति को समझते रहना है। ये 2 हो जाएगा ए के लिए, बी के लिए 5 हो जाएगा और सी के लिए 8 हो जाएगा, है ना। ये सब आपको अध्ययन रखना है, बहुत सिंपल जवाब है। अभी देखिएगा 5 में अंत हुआ, 5 से का हुआ, शुरू हुआ, कर्मानुसार है, ए बी सी हुआ, कर्मानुसार लिख देना, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से हो गया 5, 5 को छोड़ देंगे, अभी कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। 3 4 5 हो गया, 5 को छोड़ देंगे, अगला कौन आ जाएगा, 7, क्योंकि 5 2 बार नहीं लिखाएगा, सी का मान 2 बार नहीं लिखाएगा। अभी ध्यान देंगे यहाँ से, आपको 3 में अंत हुआ, 3 में शुरू हुआ, तो आपको कॉमन पद का मान बराबर है, ए बी सी है, सी डी ई है, कर्मानुसार है, तो 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। बी का मान 5, सी का मान 3 और इधर जो है एक बार 3 हो गया, ये 3 नहीं लिखाएगा, 7 और 4 लिखाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए। अभी देखिएगा नेक्स्ट टाइप आपका है कि 3 4 है और जो है यहाँ पर 4 नहीं हो करके यहाँ पर 8 है, इसका दुगुना। ध्यान देंगे, मध्य पद का मल्टीपल, मध्य पद का मान यहाँ पर 4 है, बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान क्या है, 8 है। तो आपको जो है बैलेंस करना होगा, कॉमन पद का मान बराबर करना होगा, है ना। कॉमन पद का मान बैलेंस करना है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 8 है। तो कॉमन पद का मान बराबर करने के लिए छोटा करो, छोटा है 8, 4 है, और ये बड़ा कौन है, 8 है। 8 बड़ा है और 4 छोटा है। तो छोटा में कितना से गुना करेंगे कि 8 के बराबर हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे इसमें तो ये 8 हो जाएगा। तो इधर भी आपको 2 से गुना करना है ना, क्योंकि अनुपात में कोई एक ही पद में 2 से नहीं गुना होता है, दोनों में होता है। तो इसको 8 बनाने के लिए आपने इसमें 2 से गुना किया तो 8 के बराबर हो गया। तो एक पद में 2 से गुना हुआ तो दूसरा पद में भी 2 से गुना हो जाएगा। अब उसी तरह से ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा 8 और सी का मान 5। 8 को एक बार लिख लिया तो दोबारा नहीं लिखाएगा, 5 हो जाएगा।
ये जवाब हो गया 6, 8 और कितना 5 हो गया। छोटा तरफ गुना कर देना, है ना। जब कॉमन पद मल्टीपल के रूप में रहेगा, एक जो है दूसरे का मल्टीपल रहेगा, तो आपको छोटा तरफ गुना कर देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपको इसको समझना। अभी देखिएगा b का मान यहाँ 4 है और यहाँ b का मान क्या है 12, तो 4 है यहाँ पर b का मान, ध्यान से समझिए। यहाँ पर b का मान कितना है 12, मल्टीपल है 4 की 12 होगा, तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 3 से, तो इसमें भी आपको 3 से गुना हो जाएगा। तो a का मान हो जाएगा 9, a का मान 9, b का मान 12 और c का मान कितना 5, आंसर हो जाएगा 12, 9, 12 और कितना 5 है। तो बहुत सिंपल है, खोज के लिख देना है। ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न किस तरह का। अभी आपको देखिएगा ये 12 है, b का मान यहाँ 12 है और b का मान यहाँ 6 है। 6 गुना के बाद इधर देखिएगा छोटा है, इधर क्या है बड़ा, तो छोटा तरफ गुना करते हैं। 6 में कितना से गुना करेंगे कि 12 बन जाएगा 2 से। अब देखिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी हमारा 2 से गुना हो जाएगा। सारा लिख लीजिए। a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 12, b का मान जब 12 हो गया तब तो लिखाएगा c का मान, दोबारा नहीं लिखाएगा, c का मान हो जाएगा 14। ये 5, 12 और कितना हो गया 14 हो गया। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है, अभी देखिएगा आपको जो है कॉमन पद में देखिएगा, कॉमन पद b है, b का मान 9 है, यहाँ b का मान 3 है, तो आपको 3 से 3 दिया करना होगा। इधर 3 से गुना कर देना, इसमें 3 से गुना, इसमें 3 से गुना, आपका देखिएगा बैलेंस हो गया सब। अब a का मान 4 हो जाएगा, b का मान 9 हो जाएगा और b का मान तो 9 हो ही गया, और c का मान लिखिए, c का मान 15 हो जाएगा। तो 4, 9 और कितना हो गया 15 हो गया। उसी तरह से आप आइएगा यहाँ से। अभी आप ध्यान देंगे, इसमें जो है आपको a, b और कौन सी है c है, और c के बाद उधर d है, तो c आपका c का मान यहाँ पर 15 है, इसमें c का मान क्या है 5, तो 5 किया 15, 3 गुना है, मल्टीपल है, तो इधर 3 से गुना कर देंगे, इधर भी, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, बाकी लिख देना। आपको a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 15, तो c का तो 15 लिखा गया, फिर c का 15 नहीं लिखाएगा, दोबारा नहीं लिखाएगा। और b का लिखाएगा कितना 21, b का 21 हो गया, सबको लिख देना। a, b, c और b क्रमानुसार निकल जाता है। जब ये आंकड़े क्रमानुसार रहेंगे तो उत्तर भी क्रमानुसार रहेगा, a, b, c, d ऐसे। ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अभी हम लोग क्रमानुसार वाला पढ़ लेते हैं, फिर वज्रावन वाला भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, सब पढ़ लेंगे। अभी आपको 8 है, 5 है, 3 है, फिर आपको 3 इस तरह से है, a, b, c है और c, d, e है। अभी आपको a, b, c का मान 3 है, यहाँ c का मान क्या है 12। अभी बताइए कि इसमें जो है आपको 3 चौका 12, इसमें 4 से गुना करना होगा, हर एक पद में 4 से गुना कर दीजिए, है ना, हर एक पद में 4 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिएगा यहाँ 8 चौका 32, a का मान हो जाएगा 32, b का मान हो जाएगा 5 चौका 20 और c का मान हो जाएगा 12 और d का मान वहाँ से लिखेंगे 12, तो फिर दोबारा लिखाएगा नहीं, यहाँ से लिखाएगा d का मान 7 और e का मान 4। ये रख देने से आंसर होता है। बहुत ही सिंपल, बेहद आसान चीज़ है, लेकिन लोग नहीं करते किए, इसलिए आप बता जाते हैं। कभी कोई नहीं बताया, आप पढ़े होंगे आज, मतलब कि जो है अध्ययन किए होंगे, आप जो है मैट्रिक इंटर कर गए होंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इतना नॉलेज नहीं मिला होगा। छोटा छोटा ज्ञान बता करके आपको 10वां 11वां पार कर दिया गया। अब बाकी कंपटीशन में तुम अपने बल पर आओ, अपना समझो कि कहाँ पढ़ना है, कैसे करना है, ये बात है आपको। अभी देखिएगा यहाँ पर आ जाइए, सी के बाद बी है, ए के बाद सी है, बताइए ये क्रमानुसार है कि वज्रावल है ना, वज्राया हुआ है, जंबल है, पजल है, घुमावल है, ऐठल है, इसको कर सकते हैं। जब तो क्रम से है ना, सी के बाद बी है, ए के बाद सी है, कोई क्रम नहीं, जैसे तैसे, है ना। अब आपको कॉमन तौर का पहचान कीजिए, सी का है दोनों तरफ, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी फर्स्ट रेशियो में भी है और सी जो है सेकेंड रेशियो में भी है। तो सी का मान जो है यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है सी का मान 3 है और इसमें सी का मान जो है आपको सी का मान 4 है, अलग अलग है। सी का मान जो है 3 है, सी का मान 4 है और अलग अलग है, तो सी का मान पता भी नहीं चल रहा।
है ना। तो आपको समझना है कि इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो हम लोग कैसे हल करेंगे इसको समझना है ना। तो आज अभी तक क्लास छोड़ते हैं, जंगल वाला हम कल समझा रहे हैं, है ना। आज टाइम ओवर हो गया है, आज यहीं तक हमको छोड़िए। इस प्रश्न का जवाब जंगल वाला हम कल सिखाएंगे आपको, है ना। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, है ना, जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, है ना, ताकि और जो है हम आपको आगे भी इस तरह का बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध करा दे रहे हैं, ताकि आपका भविष्य इस कोरोना काल में भी जो है उज्जवल भविष्य बन सके आपका। इसी उम्मीद के साथ हम कार्य कर रहे हैं कि आपका भविष्य कभी खराब नहीं हो, या कोई व्यक्ति कोई टीचर चाहते हैं कि इसको आलू जरूर पढ़ा करके हम गंदा कर देंगे, इसको भरमा लेंगे, तो ये आपको भ्रम में भी आने नहीं दें। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसी कारण हम शुरू किए हैं और कोई बात नहीं है। चलिए आज तक लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद आपको इन सारे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।